विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक। लेकिन इस बार रावण का दहन मैदानों में नहीं, न्यायालय के गलियारों में देखने को मिला, जहां एक और सत्य की मसाल लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी न्याय के द्वार पहुंची, तो वहीं दूसरी ओर उसी सर्वोच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता ने मर्यादा की सीमाएं लांघते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंककर लोकतंत्र को झकझोरा। यही तो विरोधाभास है हमारे समय का। एक तरफ संविधान की रक्षा के लिए खड़ी न्यायपालिका और दूसरी तरफ उसी पर हमला करने वाले स्वयं विधि व्यवसाय के प्रतिनिधि। तो सवाल उठता है, क्या हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां सत्य की विजय केवल पर्वों तक ही सीमित रह गई और न्याय के मंदिर में भी असहिष्णुता का रावण खड़ा हो चुका है? आज हम बात करेंगे इन दो घटनाओं की, एक जो संविधान की आत्मा को पुनर्जीवित करती है और दूसरी जो लोकतंत्र के शरीर पर काला धब्बा छोड़कर जाती है। तो सुनिए, विजयदशमी के अवकाश के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय खुला, तो सर्वोच्च न्यायालय में घटी उन दो घटनाओं की सच्चाई, व्याख्या और उनके दूरगामी प्रभाव। असत्य पर सत्य की विजय, यह वाक्य न केवल धर्म या उपदेश दर्शन का उद्घोष है, बल्कि लोकतांत्रिक राज्य में न्याय, विधि और शक्ति संतुलन का मूल आदर्श भी है। विजयदशमी का पर्व इस प्रतीक को प्रतिपादित करता है। बुराई, अधर्म, अनाचार पर अच्छाई, सत्य व न्याय की जीत। यदि इस प्रतीकात्मक पर्व के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की घटनाएं घटें कि एक और न्यायालय में एक मानवाधिकार याचिका हैबियस कॉर्पस की सुनवाई होती है, तो दूसरी ओर न्यायाधीश पर हमला होता है, तो वह न केवल चौंकाने वाली बात है, बल्कि लोकतंत्र और न्यायपालिका की गरिमा एवं सुरक्षा पर गंभीर संकेत उत्पन्न देती है। अब हम इन्हीं दोनों घटनाओं को विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली घटना है सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि द्वारा दायर अनुच्छेद 32 के तहत हैबियस कॉर्पस याचिका, और दूसरी घटना है एक अधिवक्ता द्वारा सीजेआई पर जूता फेंकने का मामला और उनका अर्थ, प्रतिक्रियाएं, कानूनी दायरा एवं चिंताएं विश्लेषित करेंगे। पहली घटना के बारे में हम अब आपको बताते हैं कि सोनम वांगचुक की पत्नी द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका पर क्या हुआ। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और एनएसए का प्रयोग नंबर 1। रिपोर्टों के अनुसार लेह लद्दाख में 24 सितंबर 2025 को हुए विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत और 90 से अधिक लोगों के घायल होने की घटना हुई। इसके बाद वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए की धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। विरोधियों का आरोप है कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव में हुई है, एक शांतिपूर्ण आंदोलनकर्ता को दबाने की कार्रवाई है, न कि वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई। जिसके बाद वांगचुक की पत्नी ने गीतांजलि एंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की, जिसमें यह चुनौती दी गई कि उनके पति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है और उन्हें हिरासत के कारणों की सूचना नहीं दी गई है। उनकी याचिका में यह भी कहा गया कि हिरासत और आरोप प्रचार गतिविधियां वांगचुक और उनके सहयोगियों को बदनाम करने का उद्देश्य मात्र है। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका की सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और संबंधित स्थानीय प्रशासन को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए यह भी पूछा कि वांगचुक को हिरासत के कारणों की सूचना दी गई, लेकिन पत्नी को यह सूचना क्यों नहीं दी गई। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। तब तक केंद्र का जवाब सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो चुका होगा। तब निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करना है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है
कि वांगचुक को यदि प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं आवश्यक हों तो उन्हें उपलब्ध कराई जाए। अब इसका सकारात्मक पक्ष क्या बनता है? यह कदम न्यायपालिका की संवेदनशीलता और संवैधानिक जिम्मेदारी की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। संवैधानिक निरीक्षण: एक नागरिक, यहाँ वांगचुक की पत्नी, कोर्ट के समक्ष यह चुनौती प्रस्तुत करती है कि राज्य ने उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 संविधान का उल्लंघन किया है। हैबियस कार्पस याचिका संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह की याचिकाओं को सुनवाई करने का अधिकार प्रदान करती है। सरकार की जवाबदेही की बाध्यता: नोटिस जारी करने का अर्थ है कि सरकार को संविधान के अनुसार अपनी कार्रवाई का औचित्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह शासी कैसी भी शक्ति हो, वह भी कानून के अधीन है, यानी कि रूल ऑफ लॉ का मूल सिद्धांत यहाँ काम करता है। इस संबंध में न्यायपालिका की सक्रियता निश्चित ही प्रशंसनीय है। इस तरह की संवेदनशील मामला सुनने की तत्परता, विशेषकर मानवाधिकार आधारित याचिका, यह दिखाती है कि न्यायपालिका सार्वजनिक हित एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव सजग रहती है। इस संदर्भ में चिंताएं व सीमाएं न्यायालय की क्या हैं? हालांकि सकारात्मक रूप से देखा जाए तो इस विषय में कुछ मुद्दे चिंताजनक हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के जैसे कानूनों का दुरुपयोग। एनएसए की जैसे कानून सुरक्षा आधारित अधिनियम है, लेकिन इतिहास में इनका दुरुपयोग शांतिपूर्ण विरोध या आंदोलनकारियों को दबाने के लिए हमेशा ही किया गया है। यदि गिरफ्तारी वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से न हो तो यह संवैधानिक जांच का विषय बन सकती है। नंबर 2, सूचना का अधिकार एवं पारदर्शिता। हिरासत के कानून जैसे आर्टिकल 22 के अंतर्गत हिरासत के कारणों की सूचना देना एवं मुलाकात का अधिकार मिलता है। यदि सरकार उचित कारण बताए बिना इनका उल्लंघन करती है तो वह संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न भी उठाया है कि पत्नी को सूचना गिरफ्तारी की क्यों नहीं दी गई सोनम वांगचुक के। नंबर 3, समयबद्ध सुनवाई एवं निष्कर्ष। विलंब से न्याय मिलना भी न्याय के स्वरूप को प्रभावित कर सकता है, यानी कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। यदि सुनवाई 14 अक्टूबर तक हो तब भी निष्कर्ष निकालने में और समय लगेगा। तब तक वांगचुक की हालत, इलाज, जमानत आदि प्रश्न उठते रहेंगे। समाज में एक आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। नंबर 4, राजनीतिक और सामाजिक दबाव। इस तरह की याचिका और गिरफ्तारी पर राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया प्रबल दबाव बना सकता है। न्यायपालिका को इस दबाव से स्वतंत्र रहना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में यथोचित नियंत्रण रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब हम आते हैं दूसरी घटना पर, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के साथ घटित हुई। एक अधिवक्ता द्वारा CJI पर जूते से हमला किया गया, जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। रिपोर्टों के अनुसार 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जब CJI BR गवई की अदालत में सुनवाई चल रही थी, एक अधिवक्ता राकेश कुमार नामक व्यक्ति ने जूता उतारा और उसे CJI की तरफ फेंकने का प्रयास किया। इस दौरान उसने यह नारा भी लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो जैसे ही उसने नारा लगाया और जूता निकालकर फेंकने की कोशिश की तो वहाँ मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत ही हस्तक्षेप किया और उसको पकड़ के कोर्ट से बाहर लाया गया। इसके पश्चात बार काउंसिल ऑफ इंडिया और पुलिस की कार्रवाई में क्या हुआ,
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर के अधिवक्ता लाइसेंस को तुरंत निलंबित कर दिया तत्काल प्रभाव से, और उन पर विधि और न्याय की गरिमा के विरुद्ध व्यवहार करने का, कदाचार करने का आरोप लगाया। इस निलंबन आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में वह किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अधिकार के रूप में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे। साथ ही राकेश किशोर को एक शोकॉज नोटिस जारी करने का प्रावधान भी किया गया कि किशोर को 15 दिन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जवाब देना होगा। दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बाद 3 घंटे तक राकेश किशोर से पूछताछ की और फिर उसको छोड़ दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कार्यालय ने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया था या प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। बाद में बताया गया कि किशोर ने कहा कि वह इस कार्रवाई से पश्चाताप नहीं है उसे किसी भी प्रकार का, और वह दिव्य शक्ति के द्वारा, अज्ञात दिव्य शक्ति के द्वारा प्रेरित था। नंबर 3, मुख्य न्यायाधीश की प्रतिक्रिया इस घटना पर। सीजीआई गवई ने कहा कि इस तरह की घटनाएं उन्हें कदापि विचलित नहीं करती, और उन्होंने कहा, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल दिस, दीज थिंग्स डू नॉट अफेक्ट मी। उन्होंने सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया। अब इसके बाद क्या क्या प्रतिक्रियाएं विभिन्न समाज के हिस्सों से आ रही हैं। कानून व्यवस्था और न्याय समुदाय ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। भारत की अनेकों बार एसोसिएशनों ने, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इसे न्यायपालिका पर हमला करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी टिप्पणी की कि इस घटना ने हर भारतीय को आक्रोशित किया है और इसे संवैधानिक हमला बताया। अभियोग पक्ष ने इसे एक अस्थिर, अभद्र और अवांछित घटना बताया है। अब हम इसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यह घटना न केवल अक्षम्य है, बल्कि इसके निम्न प्रमुख पहलू लोकतंत्र और न्यायपालिका के लिए गंभीर खतरों को इंगित करते हैं। नंबर 1, न्यायपालिका की सुरक्षा और गरिमा। एक न्यायाधीश, विशेष रूप से सीजेआई, न्यायालय की सर्वोच्च गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। अदालत के भीतर इस तरह का आक्रामक हमला, चाहे सफल न हुआ हो, न्यायपालिका की गरिमा और सुरक्षा पर कठोर प्रश्न खड़े करता है। यदि न्यायाधीश पर हमला करना संभव हो गया तो यह संकेत हो सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत ही कमज़ोर है और न्यायिक अधिकारियों की शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। नंबर 2, न्यायालय के आदेशों, निशस्त्र गुट और आदेश पालिका के ऊपर हमले। यदि कोई वकील खुद ही न्यायाधीश पर हमला करता है तो वह वकील न्यायालय के संबंध में संतुलन को विस्थापित करता है। अधिवक्ता मूलतः न्यायाधीश का साझेदार, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माना जाता है, जिसका कर्तव्य होता है कि वह विधि, तर्क और संविधान के दायरे में रहते हुए अपने वाद का प्रस्तुतिकरण करे, न कि हिंसा से उसका प्रस्तुतिकरण करे। इस घटना ने उस मूल विश्वास को बहुत बुरा झटका दिया है कि न्यायालय और अधिवक्ताओं के बीच शिष्ट व्यवहार और मर्यादा होनी चाहिए। नंबर 3, अनुशासनात्मक एवं आपराधिक दायरा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा त्वरित निलंबन एक उचित और अपेक्षित कार्रवाई थी, क्योंकि वकील का यह कृत्य स्पष्ट रूप से एडवोकेट्स एक्ट 1961 और पेशेवर आचार संहिता के पूरी तरह विरुद्ध था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसको तुरंत छोड़ देना, जबकि सुप्रीम कोर्ट कार्यालय में आरोप नहीं दायर करने के कारण तत्काल छोड़ दिया गया, यह सवाल पैदा करता है कि किस आधार पर आरोप नहीं लगाया गया उस कदाचार करने वाले अधिवक्ता पर।
यदि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट या इनपुट नहीं दी गई हो तो यह संस्थागत प्रक्रिया की अस्पष्टता को निश्चित ही दर्शाता है। नंबर 4, न्यायाधीश के द्वारा माफ़ी देना और जूता वापसी। सीजेआई ने उस अधिवक्ता को माफ़ किया और उसका जूता वापस करवा दिया। यदि यह सच है, हालांकि मैंने इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई है, तो यह एक विवादास्पद और विवादित कदम है। न्यायपालिका को यह विकल्प है कि वह क्षमाशील हो, लेकिन यदि माफ़ी दी जाए तो इससे यह संदेह उत्पन्न हो सकता है कि न्यायाधीश व्यक्तिगत स्तर पर सुरक्षा या सम्मान की भावना से इस तरह की घटनाओं को नज़दीक या व्यक्तिगत रूप से देख रहे हों। यदि यह कदम सार्वजनिक दृष्टिकोण से कोमलता के रूप में, संवेदनशीलता के रूप में देखा जाए तो यह संदेश भी भेज सकता है कि न्यायपालिका पर हमला करने वाला व्यक्ति कम दंड भोगेगा। इससे भावी हमले बढ़ने की पूरी संभावना है। नंबर 5, लोकतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव इस घटना का निश्चित ही होने वाला है। इस कृत्य को यदि प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए तो यह लोकतंत्र पर एक काला धब्बा जैसा प्रतीत होता है। न्यायपालिका, जो लोकतंत्र की तीसरा खंभा माना जाता है, उस पर हमले का प्रयास, यदि यह घटना बिना कठोर प्रतिक्रिया के छूट गई तो अन्य उग्र व्यक्तियों को भी यह प्रेरणा मिल सकती है कि वे न्यायाधीशों या न्यायालयों को अपना निशाना बना सकते हैं। नंबर 6, धार्मिक सांस्कृतिक नारों का मिश्रण। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इस अधिवक्ता ने न्यायालय में ही यह नारा लगाया था कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यानी धार्मिक भावनाओं को मुद्दा बनाया गया। इस तरह के दावों का न्यायालय में हिंसा की आड़ बनना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह आदेश और तर्क आधारित विवाद की जगह है। राग द्वेष या धार्मिक उन्माद को वहाँ स्थान नहीं दिया जा सकता है। यदि न्यायाधीशों के फैसलों या टिप्पणी को सार्वजनिक धार्मिक भावना से जोड़कर हमला किया जाए तो यह न्याय राज्य की तर्क आधारित विधि व्यवस्था को क्षति पहुंचा सकता है। अब इसकी प्रतिक्रिया और सुधार के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, वो उसके विषय में विचार करते हैं। सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निलंबन से आगे जाकर इस अधिवक्ता के खिलाफ पूर्ण अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें लाइसेंस रद्द करना और अन्य दंडात्मक कदम शामिल। न्यायालय सुरक्षा प्रोटोकॉल। सुप्रीम कोर्ट सहित सभी उच्च न्यायालयों को दौड़ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। अधिवक्ताओं की प्रवेश नियंत्रण, जूता, बैग, स्क्रीनिंग, निकटता सुरक्षा, कोर्ट संचालन में संरक्षा अधिक आदि। न्यायाधीशों की सुरक्षा कानून। यदि पहले से नहीं है तो विशेष कानून या निर्देश लागू किए जाएं या न्यायाधीशों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और हमला करने वालों को कठोर दंड दिया जाए। न्यायपालिका की संचार नीति भी इस तरह की घटनाओं के बाद न्यायालयों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस प्रकार संवेदनशील मामलों में शांत, दृढ़ और विधि आधारित प्रतिक्रिया देंगे, ताकि लोकतंत्र और विधि राज्य की छवि बनी रहे। सामाजिक चेतना और विधि साक्षरता। जनता और अधिवक्ताओं के बीच यह जागरूकता होनी चाहिए कि न्यायालयों पर हमला करना लोकतंत्र पर हमला है। आपस में इस विषय पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें विधि के दायरे में हल करना चाहिए, न कि हिंसा के माध्यम से। अब इन दोनों घटनाओं का तुलनात्मक और समग्र चिंतन किस प्रकार के परिणाम प्रस्तुत करता है, वह यह है कि इन दोनों घटनाओं, पहला जो संवैधानिक विधि प्रक्रिया की दिशा में न्यायपालिका की सक्रियता का संदेश देता है, और दूसरा जो न्यायपालिका पर आक्रमण का प्रतीक है, वो एक साथ देखने पर हमें यह समझना होगा
कि लोकतंत्र एक नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है, कभी भी ध्वस्त हो सकता है। न्यायपालिका का दोहरा दायित्व। न्यायालयों को न केवल संवैधानिक याचिकाओं की सुनवाई करके नागरिकों के अधिकारों का रक्षक बनना है, बल्कि साथ ही अपनी स्वयं की गरिमा, सुरक्षा और विश्वसनीयता को भी बनाए रखना है। यदि वे संवेदनशील याचिकाओं को खुला सुनते हैं तो जनता का विश्वास बढ़ेगा, लेकिन यदि न्यायाधीशों पर हमला हो जाए और उन्हें सही सुरक्षा न मिल सके तो यह न्यायपालिका की कार्यक्षमता को भी प्रभावित करेगा। लोकतंत्र में विवाद और संघर्ष। एक जीवित लोकतंत्र में विवाद, निंदा, आलोचना, प्रदर्शन होना स्वाभाविक है, लेकिन यह स्वीकार्य नहीं है कि न्यायाधीशों पर हमला हो, कोर्ट में अवमानना हो, ताकि तर्क, याचिका, संवैधानिक माध्यम से ये विधि के ज़मीनी आधार हैं। इस आधार को नुकसान पहुंचना लोकतंत्र के मूल ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बनाम मानवीय तत्व। न्यायाधीश भी मानव हैं, भावनाएं रखते हैं। कभी कभी क्षमा या उदारता दिखाना उनकी मानवीय संवेदनशीलता हो सकती है, लेकिन जब यह कदम न्यायपालिका की सुरक्षा और मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला हो तो वह विवादास्पद हो सकता है। न्यायाधीश की माफ़ी देने की कार्रवाई यदि सार्वजनिक रूप से हुई हो तो उसे सुविचारित होना चाहिए, ताकि वह कमजोरी ना समझा जाए। न्यायाधीश की मीडिया और सार्वजनिक बहस का महत्व। इन घटनाओं पर मीडिया, नागरिक समूह, सोशल मीडिया, विधि विद्वानों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। यदि हम शांत, दूरदर्शी और संवेदनशील दृष्टिकोण से इस तरह की घटनाओं पर बहस न करें तो अगली बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इस तरह की घटना न्यायपालिका के लिए चेतावनी है कि सार्वजनिक सेवा, गरिमा और नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। तो अब निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विजयदशमी के अवकाश के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी घटनाएं होना अपेक्षित है। पहले तो यह हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई की गई। यह लोकतंत्र और न्यायपालिका की संविधानशीलता की अभिव्यक्ति थी। एक सुखद संकेत था, लेकिन उसी पृष्ठभूमि में जिस अधिवक्ता ने सीजेआई पर जूता फेंकने का प्रयास किया वह काला धब्बा होने का ही बोध कराता है। यह घटना न केवल न्यायपालिका की सुरक्षा और गरिमा पर प्रश्न खड़ा करती है, बल्कि यह सार्वजनिक विश्वास को भी प्रभावित कर सकती है। यह यदि न्यायपालिका गंभीर, अनुशासित और पारदर्शी ढंग से प्रतिक्रिया न दे तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव इसके हो सकते हैं। एक ही दिन में दो तस्वीरें आई हैं, एक जिसमें एक पत्नी न्याय के दरवाजे पर उम्मीद लेकर पहुंचती है और दूसरी जिसमें एक अधिवक्ता ने उसी न्याय के प्रतीक पर प्रहार किया, हमला किया। यही है आज़ाद भारत का द्वंद्व आज, जहां संविधान अभी भी सांसें ले रहा है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं, मगर उसके आसपास असहिष्णुता का धुआं घना होता जा रहा है। सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका हमें याद दिलाती है कि न्यायपालिका अब भी लोकतंत्र की आखिरी सांस है और राकेश किशोर की हरकतें हमें चेतावनी देती है कि अगर हम इस आखिरी सांस की गरिमा नहीं बचा पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां असत्य पर सत्य की विजय को सिर्फ किताबों में ही ढूंढेंगी। आज ज़रूरत है आलोचना की नहीं, आत्ममंथन की। ज़रूरत है न्याय की रक्षा करने की, ताकि असत्य पर सत्य की विजय केवल दशहरा तक ही सीमित न रह जाए,
बल्कि हर दिन, हर अदालत, हर नागरिक के अंतःकरण में गूंजती रहे। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।